तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो। इफ द अफेक्टिव करंट का मतलब क्या होता है, RMS, रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे जो इफेक्टिव करंट वो क्या है, रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, ठीक है। RMS बोल रहा है कि 50 साइकिल ऑफ AC सर्किट इज 5 एम्पियर। क्या बोल रहा है, 50 साइकिल ऑफ AC सर्किट इज 5 एम्पियर। 5 एम्पियर क्या होगा बताओ, करंट है, तो यही करंट है अपना IRMS। 50 साइकिल, देखो साइकिल किस में भी आती, मैंने बताया था तुमको। फुल साइकिल का करंट हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, याद है जब मैं पढ़ा रहा था तुम लोग को रूट मीन और एवरेज के बारे में, मैं बोला फुल साइकिल का हम नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू 0 आती है। तो 50 साइकिल एक्चुअली क्या है, फ्रिक्वेंसी दी हुई, अंडरस्टूड। 50 हर्ट्ज, रिमेंबर मैंने बताया था कि एसी करंट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 साइकिल एसी सर्किट या 5 एम्पियर है, यानी नॉर्मली ये घरेलू सर्किट की बात कर रहा है। यहाँ तक आया, क्वेश्चन क्लियर होगा तुम लोग को, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पिक वैल्यू ऑफ करंट। हाँ पिक सर। वैल्यू क्या है, पिक वैल्यू का मतलब क्या है, आई नॉट, बरोबर। पिक वैल्यू को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, I0 बोलो या आई नॉट। एंड व्हाट इज द करंट, मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन आपको पूरा ही दिख जाए। एंड व्हाट इज द करंट 1/600 सेकंड आफ्टर इट वाज 0। 1/600 क्या है, टाइम दिया हुआ है। चलो अभी गिवन पार्ट अंडरस्टैंड हो गया। अब बोल रहे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब सबसे ज्यादा मैक्सिमम करंट, यानी ये जो प्लेस है ना, ये पिक वैल्यू हमने पता करना है, यानी आई नोट पता करना है। उसके बाद बोल रहा है कि ये भी पता करो, चलो आई नोट तो आप पता करोगे ही, उसके साथ साथ ये भी पता करो कि इस वक्त में, मतलब 1/600 सेकंड के टाइम पे करंट क्या होगा, ठीक है, कितना मैक्सिमम करंट होगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई डाउट आया है क्या। तो मैंने एक ग्राफ बना लिया, ग्राफ में करंट शो किया और टाइम शो किया। जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है वहां पे करंट मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम करंट को पिक करंट बोलते हैं और उसको आई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास IRMS की वैल्यू है 5 एम्पियर, फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, वो साइकिल है ना, वही है फ्रिक्वेंसी। टाइम दिया है 1/600 सेकंड, स्टैंडर्ड है। अब पहला हम लोग क्या पता करेंगे, पिक वैल्यू। पिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, में थोड़ा सा जूम कर दे रहा ताकि तुम लोग को विजिबिलिटी अच्छी हो जाए। I naught is equal to square root of root 2 into IRMS, ठीक है। RMS अपना इफेक्टिव करंट, रूट 2 की वैल्यू याद कर लो, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। रिमेंबर ये रूट 2 हर जगह आएगा, केमिकल काइनेटिक में भी मिलेगा तुमको। रूट 2 की वैल्यू याद कर लो 1.414। IRMS कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर दिया है, कैलकुलेट करो, इजीली कैलकुलेट हो जाएगा कि नहीं। हाँ फरहान साइमन, 5 को मल्टीप्लाई 1.414 से आपको क्या मिलेगा आंसर, 7.07। ये आया आपका आई नोट, यानी मैक्सिमम पिक करंट मिल गया। चलिए यहाँ पे अपना सर ये चैप्टर एक में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से लाइक इंपॉर्टेंट सबसे फॉर्मूला इम्पोर्टेंट यही, वाले। अभी जो कर रहे हैं ना ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, अभी तुम खुद ऑब्जर्व करोगे फरहान कि हम लोग एक फिक्स फॉर्मूले पे ही रिपीट होते रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो आगे ये है ना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट। तो अभी आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पिक करंट, बोल रहा है कि वो पिक करंट फाइंड करो, करंट की वैल्यू फाइंड करो, वो हमने कर लिया। और आगे लिखा है कि व्हाट इज द करंट 1/600 वक्त पर करंट क्या होगा वो हमें बताओ, आफ्टर इट वाज 0, ठीक है। जो भी आगे के वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम लोग फॉर्मुला यहाँ यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। हमें ये भी पता है कि ओमेगा क्या होता है, 2πf, करेक्ट ना, ये रोटेशनल डायनेमिक में पढ़ लिया था, 2πf होता है। तो ओमेगा की जगह ले लेंगे 2πft, करेक्ट। अब देखो आई नोट की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 7.07 साइन 2 पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, वो मत पुट करो, रहने दो पाई को एज इट इज। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, कितनी साइकिल दी है, 50 साइकिल, 50। टाइम कितना दिया है 1/600 सेकंड, यही दिया है ना, 0 0 काट दो, 5 के टेबल से 60 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। तो पाए के टेबल से 60 को काट दो, और अपने पास देखो 2 का टेबल भी बचा है, तो क्या करो, ये 2 के टेबल से भी कट जाएगा, 5 के टेबल से कितना हो जाएगा, 5 1 5, है ना। तो ये 2 से और 5 से कटने पर अपने को नीचे आएगा 6 बचेगा, π/6 बचेगा। π/6 का मतलब क्या है, 180/6 कितना हो जाता है, हाँ 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, सर 1/2। 1/2। देखो सिंपल जा रहा है कि नहीं सब। अब 2 से 7.07 को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें, 3.535 एम्पियर, डायरेक्ट आ गया। ये कौन सा हमें करंट मिला है, ये आई नोट नहीं है, ये नॉर्मल आई है, ये करंट 1/600 सेकंड वाला करंट। इजी क्वेश्चन था, सिंपल है, समझ में आया तुम लोग को। मैं इसका PDF तुम लोग को भेज दूंगा, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे,
क्वेश्चन समझ नहीं में सर। आया सभी को? बोल रहा है कि इफेक्टिव करंट पर जब भी बोलेगा इफेक्टिव करंट समझ जाना है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर करंट पूछ रहा है वो। 50 साइकिल था मतलब फ्रीक्वेंसी दी करंट दिया है, और पिक वैल्यू मतलब आई नॉट पता करने बोला, फिर बोला कि 1/600 सेकंड में करंट क्या होगा, उसको हमने इस फॉर्मूले से याद कर लिया। अभी ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लाइट बल्ब है जिसका रेट है 100 वोल्ट। जैसे अगर मैं मार्केट में जाता हूँ बल्ब लेने, अभी बीच में मैं वो बल्ब लेने गया था, मैं बोला एलसीडी बल्ब है, बोला नहीं एलईडी है, चलो कोई बात नहीं। मैंने अभी घर में लगाना है तो कितना लगाना पड़ेगा, 100 वोल्ट अच्छा होता है, बहुत ग्लो दे देगा। तो जैसे बेडरूम में लगाना होगा ना तुम लोग को बल्ब, तो तुम लोग कौन से वॉट का लगाओगे? जैसे अपने घर में रूम में लगाना है तो रूम में अपना 100 लगाने का, क्योंकि इतनी ग्लो देगा ना पूरा रूम में उजाला होगा। बाथरूम के लिए अलग अलग वॉट होता है, तो वॉट एक्चुअली ये कितना पावर होता है इस बल्ब का उसको बताता है। तो मैं 100 वॉट को किससे रिप्रेजेंट करा, P इज इक्वल टू 100 वॉट। अब बोल रहा है फॉर 220 वोल्ट एसी सप्लाई, जाहिर बात है हम जो भी लेते हैं बल्ब को 220 अपने घरेलू पावर सप्लाई के हिसाब से देते हैं। घरेलू पावर सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट। तो ये अपना क्या है, 220 वोल्ट। ई है, मैंने पहले ही बताया था ई और वी बराबर होता है, वोल्टेज ही है वो, पर हम यहाँ पे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई आर एम एस लिखा हुआ है 220 वोल्ट सप्लाई। 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज क्या होता है अपनी फ्रिक्वेंसी, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे 50 हर्ट्ज। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन में गिवन पार्ट क्या है, क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है? हाँ सर समझा। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बोल रहा है कि ये जो बल्ब है ना उसमें कितनी रुकावट आ रही, ठीक है, कितना रेजिस्टिविटी, तभी तो वो ग्लो करता है, उसको कैलकुलेट करो। दूसरा आरएमएस करंट कैलकुलेट कर। आरएमएस करंट का मतलब क्या है, आरएमएस मतलब आई आरएमएस, बराबर ये है ना, आई आरएमएस कैलकुलेट करो। चलो, हमारे पास सिर्फ इतनी वैल्यू दी हुई है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हम लोग को कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस, उसके बाद आई आरएमएस, आई आरएमएस। चलो ठीक। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है पावर का, पावर के दो फॉर्मूले मेरे पास, ये एक फॉर्मूला एक और फॉर्मूला है, पहले ये देख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज अपन करें, ठीक है, वोल्टेज को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ई स्क्वायर आर एम एस अपन आर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इस आर को ले लेता हूँ लेफ्ट साइड और पी को जगह रिप्लेस करते, पी और आर की जगह रिप्लेस करते। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर अपन पी। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 220 वोल्ट स्क्वायर, पी है 100 वॉट। 220 का सारा स्क्वायर निकालो, कितना आएगा, अगर 220 का स्क्वायर निकालते हो, निकालना है ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। हाँ चलो, एक अपने एक ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर भी रखते हैं, शेयर स्क्रीन कर देता हूँ वापस से, ये बड़ा हो गया ना तो चला गया है ना। तो 220 इंटू 220 कितना हो जाएगा, 4840, बरोबर लिखा है ना यहाँ पे। अब 4840 नीचे 100 है, जीरो से जीरो कट गया, क्या बचा, फाइनल आंसर आ रहा है हाँ। देखो रेजिस्टेंस का आंसर मिल गया, बरोबर समझा यहाँ पे। अब दूसरा क्या पता करना है, आई आर एम एस। तो क्या करो, ये पावर का ही जो फॉर्मूला है ना इसको ही वापस ले लो। पावर क्या होता है, पावर का एक और फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू ई इंटू आई। क्या है फॉर्मूला पावर का, ई इंटू आई, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ओके, अब क्या करो, आई को इधर ही ले रहे तो क्योंकि आई आर एम एस निकालना है ना, ई को ले लो लेफ्ट साइड, तो आई आर एम एस हो जाएगा पी अपॉन ई आर एम एस। ठीक है, पावर के बहुत सारे फॉर्मूले। अब पी की वैल्यू है 100 वॉट, ई आर एम एस है 220, कैलकुलेट करो आएगा 5/11 कैंसिल करने पे, बरोबर ना। नेक्स्ट 5/11 कैसा आया, दो का टेबल यूज किया गया, बरोबर, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2। 5/11 को फर्दर सॉल्व करोगे आएगा आंसर 0.455 एम्पियर। क्लियर, तो ये मिल गया आई आर एम एस, खत्म, समझा। अब देखो नीचे मेरा एक और मेथड, अगर तुमको रेजिस्टेंस निकालना है तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो याद करो ये ओम्स लॉ से आया हुआ फॉर्मूला है, V R इज इक्वल टू V अपॉन I, करेक्ट ना। V को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, I एज इट इज। तो तुम रेजिस्टेंस को दो तरीके से निकाल सकते हो, इधर तुम पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल करो, और तुम अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये फॉर्मूले से कर लो, पहले I निकालो उसके बाद ये निकाल लो, समझ गए। तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूले रेजिस्टेंस निकालने के। कोई को डाउट है इस क्वेश्चन में, समझ में आया, क्वेश्चन इजी था। एक बल्ब दिया है 100 वाट का, 220 इसका एसी सप्लाई है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, बोल रहा है इसकी रेजिस्टेंस पता करो और उसका इफेक्टिव करंट पता करो। इफेक्टिव मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट। इजी है, क्लियर है, कोई डाउट आया यहाँ पे? फरहान, साइमा, आगे बढ़े। नहीं हाँ सर सर। समझा। हाँ इजी है ना क्वेश्चन सारे, इसमें ज्यादातर इजी है, सिर्फ फॉर्मूले देखते जाना। देखो अभी तक हम लोग ने पीछे देखा कुछ नए फॉर्मूला आए थे है ना यहाँ पे,
अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। एक 15 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, कैपेसिटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रोफैरेड। तो माइक्रो का कितना हो जाता है, माइक्रोफैरेड को फैरेड बनाओ तो 10⁻⁶ इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है। आगे लिखा है कि 220 वोल्ट से कनेक्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी गई। देखो यहाँ पे लिखा नहीं कि फ्रीक्वेंसी दी गई है, वो अंडरस्टैंडेबल है। अब मेरे को कैसे पता चला, अरे यूनिट से मैं पता किया, ये जो यूनिट है ना इससे मेरे को जजमेंट मिल रहा है कि ये क्या दिया है, हर्ट्ज में समझ गया, फ्रीक्वेंसी दी है तो मैंने लिख दिया ERMS इज 220 और फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। अब बोल रहा है कि फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मुझे याद है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को हम लोग XC से रिप्रेजेंट किए थे, याद है कि नहीं तुम लोग को, यानी अपने को XC कैलकुलेट करने का, बरोबर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल, if the frequency is double, what will be to the capacitive reactance and the current। अब बोल रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है तब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, या करंट क्या रहेगा। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो पहला चीज, मुझे एक चीज तो पता है कि कैपेसिटर AC करंट को अलाउ करता है क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, बरोबर ना। कैपेसिटर की ये क्वालिटी थी ना, AC करंट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और ये AC को अलाउ करता है। अब तुम्हें पता है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा को अलाउ कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ही करंट को रिप्रेजेंट करती है, बरोबर के नहीं पड़ा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो करंट भी ज्यादा होगा, बरोबर के नहीं, समझे। यानी कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को अलाउ करता है, अगर कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो करंट ज्यादा, यानी अगर फ्रीक्वेंसी तुम डबल करते हो तो करंट डबल हो जाएगा, समझ गए। पर कैपेसिटर हाफ हो जाता है, ठीक। वो देखते हैं बाद में कैसे ये हो रहा है। अभी हम लोग के पास सारी वैल्यू है, हमें क्या पता करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि जहाँ पे ध्यान देना है वहीं पे गिवन पार्ट क्लियर है। अब XC का अपने पास फॉर्मूला था, ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस कहते हैं 1/ω/C। ये एक्चुअली फॉर्मूला क्या था, ω/C। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2πf, याद है कि नहीं, मैंने बताया था, C एज इट इज। अब देखो हमने पास 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ कितना दिया 50 हर्ट्ज, और सी कैपेसिटेंस कितना दिया 50 इंटू 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 के टेबल से 15 है ना, 2 और ये 50 को तुम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। वो 100 का मतलब क्या होता है 10⁻², बरोबर ना। वो 10⁻² और 10⁻⁻6 क्या बन जाएगा 10⁻⁻4। अभी तुम लोगों ने सर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे तुम लोग को लॉगरिथम की जरूरत पड़ेगी, ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, 2 नंबर है और सारे नंबर नीचे ही बढ़े। तो 2 तरीका, या तो रेसिप्रोकल यूज करो या तो लॉगरिथम से नॉर्मल कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने पर आपको आंसर मिलेगा 212 ओम। ये आ गया आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आगे हम लोग पता करेंगे इसका इफेक्टिव करंट। इफेक्टिव करंट का फॉर्मूला हमें पहले से पता है, ERMS/XC। ये फॉर्मूला बेस्ड ऑन कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिया गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोग ने जो लिया है ना, अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस करंट, है ना, इन द सर्किट। मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और करंट भी इस सर्किट का पता करना है। RMS और पिक दोनों करंट, तो RMS अभी मैं पता कर रहा हूँ, उसके बाद पिक पता करना है। तो RMS में E की वैल्यू क्या है 220, XC अभी अभी कैलकुलेट किया 212। सॉल्व करो, इधर पे भी तुमको लगता है ये डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है, हाँ ये डायरेक्ट हो जाएगा, 2 के टेबल से ही हो जाएगा, है ना। जितना सॉल्व होता है करो, आपको आंसर मिलेगा 1.04 एम्पीयर। इसके बाद पिक करंट पता करना, उसका फॉर्मूला क्या, I0 √2 IRMS। IRMS अभी अभी पता किया 1.4, ये √2 की वैल्यू क्या है 1.414, IRMS मिला था 1.04। ये तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, बरोबर। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आंसर प्राइस 1.47। तो यहाँ पे आपने सब कुछ पता कर लिए जो जो उसने बोला था, बरोबर। आपने यहाँ तक पहुंच गए। अब आगे, इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट विल हैपन इन कैपेसिटेंस एंड करंट। अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो क्या होगा, वो पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर आप लोग फ्रीक्वेंसी को डबल करते हो तो कैपेसिटेंस के क्या होगा। तो कैपेसिटेंस का पहले फॉर्मूला पता होना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, XE = 1/ω/C, यही था ना। इस फॉर्मूले से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउनवर्ड है, बरोबर, यही पता चल रहा है ना। बाकी चीज को छोड़ो, जरा फ्रीक्वेंसी भी ध्यान दो, फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड आ रही है कि नहीं, बरोबर ना। इससे क्या पता चला कि कैपेसिटर के बेस पे फ्रीक्वेंसी अपोजिट में रहती है, नहीं फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो कैपेसिटर कम, कैपेसिटर बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी कम, है ना। तो अब मैं क्या करते हैं यहाँ कैलकुलेट करते हैं, चलो इसी चीज को
इसको नीचे कंटिन्यू करते हैं। नाउ एक्स टेस्ट सी इज इक्वल टू 1/2 पाई। अब मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी क्या दी है यहाँ पर डबल, तो मैंने क्या किया, एफ की जगह 2f ले लिया। समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ यहाँ पे साहिबा फरहान का कुछ बार बार फ्रीक्वेंसी डबल दी है ना, तो 2f लिखो, सिर्फ f मत लिखो, 2f लिखो। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। 2f लिखने के बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई को अंदर ले लो, तो 2 पाई एफ सी क्या होता है, 2 पाई एफ सी किसकी वैल्यू है, 2 पाई एफ सी एक्चुअली एक्सी की वैल्यू, बरोबर। तो इस 2 पाई एफ सी की जगह पे ले लो एक्सी, रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो एक्सी क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है, XC/2 आ रहा है। जब मैंने नया कैपेसिटर रिएक्शन पता किया जिसकी फ्रिक्वेंसी डबल है, तो उस बेस पे मेरा जो कैपेसिटर है वो हाफ हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपकी फ्रिक्वेंसी डबल बढ़ेगी तो आपका कैपेसिटर हाफ हो जाएगा। देख के ही लग रहा है ना, तो कैपेसिटर रिएक्टिव कैपेसिटर आधा हो जाता है। अब करंट के बेस पे पता करते हैं करंट का क्या होगा, तो करंट का फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू E/RMS/XC। ठीक है, XC की वैल्यू क्या होती है 1/2 पाई FC, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये RMS इंटू 2 पाई FC। ये पाई पाई को छोड़ो, क्योंकि मेरे को तो देखना है कि करंट और फ्रिक्वेंसी साथ में है ना। अगर करंट और फ्रिक्वेंसी साथ में, इसका मतलब ये है कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट भी साथ में बढ़ेगा, पर रिएक्टिव कैपेसिटर अपोजिट काम करता है। किसी को डाउट है इस कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे कोई डाउट आया फरहान साहिबा? नहीं सर समझा। पक्का ना, ये फॉर्मूला था, ये मैंने हाँ किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो छोटा कर देते हैं और छोटा करता हूँ। हाँ बस, बोल रहा है कि एक एसी सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर दिया, इंडक्टर का वो मतलब क्या होता है, कैपिटल है, बरोबर ना। 2H, H क्या है, हेनरी है, ये यूनिट है इंडक्टर की। इफ द करंट इज रिप्रेजेंट बाय, क्या बोल रहा है, इफ द करंट इज रिप्रेजेंट बाय साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर। अब बोलोगे सर ये है क्या, क्या होगा फरहान, ये एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब करंट की डिस्कशन हो रही, तो करंट के अंदर जो एम्पलीट्यूड होता है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पिक करंट से, बरोबर। तो ये आई नोट दिया हुआ है, आई नोट कितना दिया है 0.25 एम्पियर, क्लियर है। तो ये साइन वेव एम्पलीट्यूड क्या है, पिक करंट है। एम्पलीट्यूड यहाँ पे एम्पलीट्यूड तो ले ही नहीं सकते, इस सर्किट के अंदर एम्पलीट्यूड पिक करंट को, आई नोट को रिप्रेजेंट करता है, पक्का। फ्रिक्वेंसी यहाँ दी है 60 हर्ट्ज, यहाँ पे अलग फ्रिक्वेंसी दी है। और बोल रहा है कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं वोल्ट, पर यहाँ पे वोल्ट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। इफेक्टिव का बंदा मैंने बताया RMS, यानी अपने को यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने का है, ERMS। क्वेश्चन समझ में आया। एक ऐसी सर्किट है जो किसी इंडक्टर से कनेक्ट है, कॉइल से, ठीक है। उस कॉइल की जो लिमिट है, पावर है, कैपेसिटी है, इंटेंसिटी 2 हेनरी है, और जो उसमें करंट है ना, पिक करंट उस कॉइल में 0.25 एम्पियर जा रहा है, और सप्लाई 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है। तो पता करो, ये बताओ कि उसके अंदर वोल्टेज कितना जा रहा है, इफेक्टिव वोल्टेज कितना है, ठीक है, इंडक्टर के अंदर, वो पता करना। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोगों को, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? और क्वेश्चन समझा तो अपन आ जाते हैं गिवन पार्ट में। तो ये अपना गिवन पार्ट अपने को पहले से दिया हुआ है, एल दिया है, आई दिया है, एफ दिया, ERMS पता करना है। ERMS का फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज कर रहे थे, ये फॉर्मूला बना कैसे, एक्चुअली अपन ने ये इंडक्टर का फॉर्मूला यूज किया, इंडक्टर इज इक्वल टू E/I। अब बोलेंगे सर ये फॉर्मूला आए कैसे, तो याद है मैंने बताया था, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, ये सब रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं, बोला था कि नहीं कॉन्सेप्ट के अंदर। E क्या होता है, वोल्टेज होता है, आई क्या है, अपना करंट है। जरा ध्यान दे, ओम्स लॉ का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है तुम लोग को, तो यानी ये ओम्स लॉ के फॉर्मूले के बेस पे बनाया गया है। ये फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है ना यहाँ नीचे, ये ओम्स लॉ से ही बनाया गया है, ये सब टेक्स्ट बुक में है। समझ गए कैसा है फॉर्मूला, ERMS इक्वल टू IRMS इंटू एक्स। अब IRMS दिया है क्या मेरे पास, IRMS दिया है, नहीं मुझे तो दिख नहीं रहा है, IRMS नहीं दिख रहा है। एक्सेल दिख रहा है क्या, नहीं मुझे एक्सेल भी नहीं दिख रहा है। यानी पहले मेरे को ना इसको इंडिविजुअल इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते। तो एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंडक्टर इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, ये अपना इंडक्टर का फॉर्मूला, ओमेगा एल बोलते हैं, बरोबर ना। अब 2 है, पाई है 3.142, फ्रिक्वेंसी है 60 दी है, इंडक्टर 2 हेनरी दिया हुआ है, ये तो डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, बरोबर के नहीं। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 से 120, 120 को 2 से आप मल्टीप्लाई करो, है ना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो आपको इंडक्टर की वैल्यू क्या आएगी, 754.08 ओम। अब ओम्स मैंने क्यों लिखा, आप समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा हूँ मैं? हाँ फरहान साहिबा का ये सब रेजिस्टेंस ही है, ठीक है, इसलिए ओम्स ही यूनिट लिखेंगे। अब दूसरा क्या पता करना है, फॉर्मूला के बेस में IRMS का फॉर्मूला में क्या ले रहा हूँ, आई नॉट अपन बोलते थे कि ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, बहुत रिपीटेटिव हो रहा है। आई नॉट की वैल्यू है 0.707,
और 1/√2 की वैल्यू, रिमेंबर 1/√2 की वैल्यू क्या है ये याद कर लो। √2 आएगा तो 1.414 लिखेंगे, 1/√2 आएगा तो 0.707 है। अब बोलेंगे सर ये कैसा आया, तो ये याद कर लेना, कैलकुलेटेड वैल्यू ही है, पर ये बार बार इसमें ना रिपीट हो रही है, तो इसको याद ही कर लो, समझ गए क्या? तो झंझट ही नहीं रहेगा, है ना। 1/√2 आएगा तो क्या लिखोगे तुम लोग? 0.70। अब समझ में आया होगा 0.70 आया कहाँ से, ये एक्चुअली 1/√2 की वैल्यू है। और आई नॉट की वैल्यू क्या है? 0.25। डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 0.25 का मतलब क्या होता है? 1/4, बराबर। ऐसा लिखो या डायरेक्ट कैलकुलेट करो, वो थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ मैं, जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लो चलेगा। क्या मिलेगा आंसर? 0.1768 एम्पियर। क्या आया? IRMS एक्सेल भी मिल गया। अब ये फॉर्मूला है ना, IRMS एक्सेल में वैल्यू पुट करो और मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर 133.41। तो क्वेश्चन में हमें क्या पता करने का था? ERMS पता करना था, इफेक्टिव वोल्टेज पोटेंशियल, बरोबर। तो फॉर्मूला क्या था? IRMS इनटू एक्सेल। तो एक्सेल अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा क्योंकि गिवन वैल्यू प्रॉपर दी नहीं थी हमें, जैसा हम लोग को सॉल्व करना है। इसी में लिए मैंने क्या किया, इंडक्टर और IRMS अलग से फाइंड किया, उसके बाद वैल्यू पुट किया। तुम लोग चाहो तो डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते हो, पूरा फॉर्मूला यही लिख दो, डायरेक्ट एक साथ करते जाओ, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, आंसर गलत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे, बरोबर। क्लियर है ये क्वेश्चन? कोई को डाउट इस क्वेश्चन में? आगे बढ़े? समझा सर। ओके, नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक अल्टरनेटिव ईएमएफ है, ठीक है, ईएमएफ दिया हुआ है, फॉर्मूला भी दिया, देखो क्या है, E इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई। पर हम लोग को फॉर्मूला पता है, एक्चुअली जनरल फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बराबर, यही फॉर्मूला है ना, बस ये याद रखो, ये दिया हुआ अप्लाई टू अ सर्किट। बोल रहा है कि ये जो अल्टरनेटिव ईएमएफ है ना, ये एक सर्किट में अप्लाई किया गया है जिसका इंडक्टेंस है 1/पाई। इंडक्टेंस का मतलब क्या है? कैपिटल एल दिया है, कितना दिया है? 1/पाई हेनरी, ठीक है, हेनरी ये समझ आने का, कैपिटल एल दिया है। राइट एन इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट। बोल रहा है कि एक इसकी मदद से एक आई की इक्वेशन बना, ठीक है, इसी सर्किट की। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। और ये भी पता करो कि क्या रीडिंग आएगी जब आप किसी एसी गैल्वेनोमीटर को सर्किट में कनेक्ट करेंगे। पहला चीज, एसी गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट को चेक करना, यानी हम लोग को वापस से क्या पूछ रहा है कि करंट की रीडिंग भी बताओ, वैल्यू भी बताओ। समझ गए क्वेश्चन? समझ में आया? तो हम लोग डायरेक्टली सब में आ जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बड़ा कर देता हूँ ताकि कॉन्सेंट्रेशन अपना मेन जगह। ये दिया हुआ है, मैंने नीचे एक फॉर्मूला लगाया जो अब जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, E नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा क्या था? 2 पाई एफ, तो ये होगा 2 पाई एफ टी। अब देखो जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे ना तुमको समझ में आएगा सहमा फरा। ये E नॉट की वैल्यू है, कितनी है? 220। बिल्कुल इसी तरह से ये है 2 पाई एफ टी। तुम्हें बोल सकते हैं ये 2 पाई एफ की वैल्यू क्या है? 100 पाई दी हुई है। 2 पाई एफ की वैल्यू क्या दी है? 100 पाई। तो पाई पाई तो कट गया, अब एफ 2 एफ है तो 2 लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा, 100 से डिवाइड होगा तो 2 और 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 2 से कितना आएगा? 50 आएगा। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज दी है, बरोबर। एल कितना दिया? 1.5 हेनरी दिया हुआ। फाइंड आउट क्या करने बोला है? फाइंड आउट क्या करने बोला? राइट एन इक्वेशन, बोला है कि इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने बोल रहा है। इक्वेशन बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटिव इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सर इंडक्टेंस रिएक्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंडक्टेंस रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा इंटू एल, बरोबर। ओमेगा की वैल्यू क्या है? तो जरा ध्यान दो, 2 पाई एफ क्या होता है? ओमेगा होता है, बरोबर कि नहीं। तो ओमेगा दिया हुआ है 100 पाई, करेक्ट। तो यहाँ लिखते हो 100। इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? हाँ सर, 1/पाई दिया हुआ, तो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? इंडक्टेंस रिएक्टेंस 100 ओम, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एक वर्क किया। अब आते हैं राइट साइड। मुझे इक्वेशन बनाना है, क्या करना है? ई से आई की इक्वेशन बनाना है। तो मेरे को आई की इक्वेशन ऑलरेडी पता है, क्या है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब क्वेश्चन के माइनस पाई/2 क्यों लिया है? तो मैंने याद है बताया था कि इंडक्टेंस में और कैपेसिटर में फर्क क्या है। इंडक्टेंस के अंदर जो करंट होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है, किससे? किससे पीछे होगा? वोल्टेज से। कैपेसिटर में वही करंट 90 डिग्री आगे होता है, तो ये पीछे होता है ना। इंडक्टर पढ़ रहे ना, इंडक्टेंस है ना, तो इसमें 90 डिग्री पीछे होता है करंट, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। समझ गए? कॉन्सेप्ट लेवल पे गया है यहाँ पे। अब आई नोट का हमारे पास फॉर्मूला है ई नोट अपॉन एक्सएल। अब समझ में आएगा एक्सएल क्यों कैलकुलेट किया। ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा टी का वैल्यू है हमारे पास, क्या है? 100 पाई टी, पाई/2 एज इट इज।
ना ई नोट की वैल्यू है 220, एक्सेल अभी अभी निकाला 100, साइन 100 पाई डी माइनस पाई बाई 2, कैलकुलेट करो उसको, 0 से 0 कटा, ये 0 ऊपर जाएगा तो 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2, ये मिला मुझे करंट का फॉर्मूला। समझ में आया? बोल रहा था करंट का इक्वेशन बनाओ, बना ली इक्वेशन। अब बोल रहा है गैल्वेनोमीटर से रीडिंग चेक करो, करंट की रीडिंग क्या आ रही है। तो सिंपल वो क्या बोल रहा है, IRMS पता करने बोल रहा है। IRMS का फॉर्मूला क्या है, आई नॉट अपॉन रूट 2। आई नोट कितना है 2.2, ये जो है ना ये वैल्यू, ये आई नोट होती है, हमें पता है ये फॉर्मूला बराबर, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, रिमेंबर फॉर्मूला। तो मुझे पता है ये आई नोट की वैल्यू थी, मैंने लिख दिया 2.2 अपन रूट 2। 1 अपन रूट 2 की वैल्यू हमें पता है 0.707 होती है, मैंने बोला था याद कर लो इस वैल्यू को, मल्टीप्लाई करो, यू आर गेटिंग योर फाइनल आंसर 1.554 एम्पियर। समझा ये वाला सम? क्वेश्चन और आंसर क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस सम में? हाँ अरमान राइट, क्लियर है? फरहान, हाँ सर। क्वेश्चन थोड़ा सा वो था ना, कॉन्सेप्चुअल था, ये सिंपल टाइप क्वेश्चन नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मूला यही क्यों आया, माइनस क्यों आया, प्लस पाई बाई 2 भी तो हो सकता था। तो याद रखो, अगर इंडक्टर है तो माइनस, और अगर कैपेसिटर है तो प्लस। ओके, तो वो बेस्ड ऑन कंडीशन के बेस पे पता किया गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब चैप्टर का नहीं, सेशन का। यहाँ पे क्या लिखा है, एक 25 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर है। 25 माइक्रोफैरेड को 25 माइक्रो को कन्वर्ट करेंगे फैरेड में, तो हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। 0.1 हेनरी इंडक्टर दिया, यानी कैपिटल एल इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। रिमेंबर यहाँ पे ना बहुत सारी चीजों को ना हम लोग इसकी यूनिट से भी पता कर सकते हैं कि ये कैपेसिटर दिया हुआ है, कि ये इंडक्टर दिया हुआ है। जैसे हेनरी यूनिट किसके लिए लिया है यहाँ पे, इंडक्टर के लिए। माइक्रोफैरेड की यूनिट किसके लिए लिया गया, कैपेसिटर के लिए, बराबर। 225 ओम्स लिखा रहेगा तो समझ जाएगा रेजिस्टर दिया है, कैपिटल आर इज 25 ओम्स, कनेक्टेड इन सीरीज। क्या बोल रहा है कि ये सब सीरीज में कनेक्ट है, यानी ये LCR सर्किट ही है, बरोबर ना। कैपेसिटर है, इंडक्टर है, रेजिस्टेंस है, यानी LCR सर्किट हो गया। अब बोल रहा है कि ये सब AC सोर्स से जुड़े हुए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो E है ना, उसकी इक्वेशन दी है, क्या है वो इक्वेशन, E इज इक्वल टू 310 साइन 314 t। मैंने वो इक्वेशन यहाँ लिख दिया। इस इक्वेशन को मैं कंपेयर करूंगा जर्नल इक्वेशन से, जो है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इससे मुझे पता चल गया कि E नॉट की वैल्यू क्या दी है, 310 वोल्ट, ओमेगा की वैल्यू है 314, दैट मीन्स 314, करेक्ट। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, करेक्ट। अब क्या करोगे तुम, 2 पाई को ले लो राइट साइड में, एफ को इधर ही रहने दो ताकि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मिल जाए। अब पाई का मतलब होता है 3.14, कैलकुलेट करो। देखो 314 3.14 हो जाएगा ना, कि कैलकुलेट कट जाएगा, ये दोनों ऊपर बचेगा 100, 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ तक समझ में आया? अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते। क्वेश्चन मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं। बोल रहा है कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, अरे कैलकुलेट कर लिया। व्हाट इज रिएक्टेंस, रिएक्टेंस बोले तो रिएक्टेंस कैपेसिटेंस मतलब एक्सएल, रिएक्टेंस कैपेसिटेंस मतलब एक्स, ये भी फाइंड आउट करने बोल रहा है वो। समझ में आया? रिएक्टेंस एम्पिडेंस, एम्पिडेंस का मतलब जेड भी पता करो। ऑर्डर में जाते पहले रिएक्टेंस पता करते हैं। रिएक्टेंस एक्सएल का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू एल। ओमेगा मेरे पास है, हाँ है 314। एल कितना दिया है, एल दिया हुआ है 0.1, पुट किया, समझ में आ रहा है? कैलकुलेट करो क्या मिलेगा, 31.4 ओम। या एक्ससी का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओमेगा और सी दोनों है, ओमेगा है 314 और सी है 25 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर डायरेक्ट कैलकुलेट तो होगा नहीं, इधर तुम लोग को यूज करना पड़ेगा लॉगरिथम। समझ गए? बिना लॉगरिथम के ये सॉल्व नहीं होगा, पर जितना सॉल्व हो सकता है वो कर लो। ये 10 का पावर -6 को ऊपर लोगे तो +6 बन जाएगा। 314 को अगर चाहो तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से मैं चाहूंगा कि इस तरह से कैलकुलेट मत करो, डायरेक्टली लॉगरिथम यूज करो। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, एक्ससी का 127.4 ओम। विषन ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोला, इम्पिडेंस पता करो। इम्पिडेंस का फॉर्मूला क्या है, हाँ फरहान साहिमा, Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। R दिया है क्या, यस 25। XL कितना है, जस्ट अभी अभी पता किया 31.4। XC कितना दिया हुआ है 127.4, यही दिया है ना। माइनस करो 31.4 एंड 127, तो आपको मिलेगा माइनस में आंसर -96 होल स्क्वायर। माइनस करना पड़ेगा 620, पहले 96 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा 9216। आप इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस करने पे क्या मिलेगा
9841। अब 984 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए लॉग टेबल यूज करना पड़ेगा। तो लॉग टेबल में आंसर क्या आ रहा है 99.2 ओम। ठीक है, तो ये मिल गया इम्पीडेंस, मिशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, करंट पता करो। करंट का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन जेड। देखो मैंने यहाँ पे इम्पीडेंस के बेस पर फॉर्मूला लगाया है, ये E अपॉन जेड। E क्या होता है, E नॉट अपॉन √2 इंटू जेड। ERMS का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, E नॉट की वैल्यू क्या दी है 310। ठीक है, E नॉट की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 310, 310। ठीक है, क्योंकि E नॉट और I नॉट बराबर होता है। देखो यहाँ पे दी है E नॉट 310। √2 1/√2 की वैल्यू भी हमें पता है, और Z क्या है 99, अभी पता किया 99.2। कैलकुलेट करोगे तो क्या मिलेगा आंसर 22.214। लास्ट में क्या बोल रहा है, फेस एंगल निकालो। तो फेस एंगल के लिए फेसर का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि क्या है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक ही पेज में कवर करने के चक्कर में छोटा हो गया है ना, और अच्छा नहीं की जगह गया। फेस का फॉर्मूला क्या है, टेन इनवर्स XC माइनस XL अपन R। XC भी है XL भी है, दोनों का माइनस करके क्या मिलेगा 96, R है 25। अब 96 और 25 को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा 3.84। 3.84 का टेन इनवर्स निकालो तो नेचुरल टेंजेंट में चले जाना, तो डिग्री में आएगा 75.4 डिग्री। पर याद रखो हमें कभी भी आंसर डिग्री में नहीं चाहिए, तो उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे बताओ साइमा, फरहान, काइस, अरमान, क्या करना पड़ेगा। एकदम आसान है, पढ़ा था ना 11वीं में पहला चैप्टर। पाई अपॉन 18, पाई बाय 180 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो। तो पाई बाय 180 से अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करते हो तो ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई क्या होता है 3.142 अपॉन 180, डिवाइड करो, सॉल्व करो, यू आर गेटिंग आंसर 1.316 रेडियन। एक्चुअली हमारी लाइफ में हम रेडियन में ही आंसर लिखते हैं। ठीक है, डिग्री में आंसर कभी नहीं देखते। समझ में आया। तो काफी लेंदी था, लेंदी इसलिए था कि सब कुछ पूछ रहा है, बोल रहा है फ्रिक्वेंसी दो, रिएक्टेंस दो, इम्पेडेंस दो, करंट दो, फेस एंगल दो, सब कुछ इसने पूछा। इसी वजह से हम लोग को सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ा। ओके, समझा यहाँ तक, किसी को कोई डाउट आया। तो यहाँ पे अपना एक फेज खत्म हो गया, 6 क्वेश्चन हो गए और 6 क्वेश्चन बाकी है। तो हम लोग वो नेक्स्ट सेशन में रिमेनिंग 6 क्वेश्चन देखते हैं। इधर तक किसी को डाउट आया कोई क्वेश्चन में? क्वेश्चन तो ये सिंपल नहीं नहीं सर। सर। ये क्वेश्चन सिंपल टाइप था, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं था। यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूला हमने यूज किया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दूसरा हमने यूज किया ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो तो आई नॉट और ई का दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही है ना, ये फॉर्मूला बहुत यूज किया। दूसरा करंट का फॉर्मूला बहुत यूज किया, आई इज इक्वल टू आई नॉट अपन √2, याद है वो फॉर्मूला यूज किया। कैपेसिटर रिएक्टेंस के फॉर्मूले यूज किए। इधर तो फेज का फॉर्मूला भी आ गया है ना। तो अभी नेक्स्ट सेशन में इसी के बाद 5 मिनट में हम लोग स्टार्ट करेंगे